दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि देर से ही सही कम से कम आप तीनों को ये बात तो समझ आई कि यदि कोई आपको मना नहीं करता, चुप रहकर आपकी बातें मान लेता है, आपके सारे काम करता है, तो ये उसका बड़प्पन है, ना कि आप पर उसका हक है। सुप्रिया की शादी शिव से हुई थी। शिव की माँ का देहांत हुए कई साल गुजर गए थे, जिसके चलते शिव ने ही अपनी तीनों बहनों कोमल, अनीता और रेखा को पढ़ाया लिखाया था। शादी के बाद सुप्रिया ने एक माँ की तरह तीनों को दिल से अपनाया था। ऐसे ही एक दिन सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी सुप्रिया सबको नाश्ता परोसते हुए बोलती है, शिव, ये लीजिए आपका बादाम मिल्क, कोमल ये आपका ग्रीन सैंडविच, अनीता आपका ऑरेंज जूस, बटर टोस्ट, रेखा आपकी ग्रीन टी और सैलेड। वाह भाभी, आपको सबकी पसंद का कितना ख्याल रहता है। इतना सब कैसे कर लेती हो आप? हाँ भाभी, और ये टेस्टी नाश्ता खाकर दिल खुश हो जाता है। भाभी, आप तो रिच रिच वाले कार्टून की आयरो ना हो, हर काम फटाफट कर देती हो। अरे बस बस, नजर लग जाएगी मेरी सुप्रिया को। नाश्ता कर लो तीनों जल्दी। सभी लोग अपना नाश्ता खत्म करते हैं, जिसके बाद शिव ऑफिस के लिए निकल जाता है और बाकी सब लोग भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब अनीता, कोमल और रेखा को तीनों को ही काम ना करने की आदत हो गई थी और वो अपने सारे काम सुप्रिया से ही करवाने लगती है। ऐसे ही एक सुबह अनीता सुप्रिया को आवाज देती है और बोलती है, भाभी भाभी, जरा यहाँ आना। हाँ जी अनीता, कहिए। भाभी, मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे जल्दी कहीं जाना है। जी जी ठीक है। और हाँ, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है ना? जी बिल्कुल रेडी। सुप्रिया अभी अनीता के कपड़े प्रेस कर ही रही होती है कि तभी कोमल उसे आवाज देने लगती है, भाभी, ओ भाभी। कोमल की आवाज सुनकर सुप्रिया जल्दी से अनीता के कपड़े प्रेस करके कोमल के पास उसके कमरे में जाती है। तभी कोमल सुप्रिया से बोलती है, भाभी, जल्दी से ना मेरे बाल प्रेस कर दो, और हाँ, मेरे ग्रीन वाली सैंडल निकाल कर क्लीन कर दो। मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। जी कोमल, ठीक है। हाँ भाभी, भैया से कुछ पैसे भी दिला दो, थोड़ी जेब भरी रहेगी मेरी भी। आप तो जानती हो, मुझे वैसे तो ज्यादा खर्चा करने की आदत नहीं है, पर जब करती हूँ तो रुकती ही नहीं। जी मैं सब अच्छे से जानती हूँ, आप रेडी हो जाइए, मैं सब कर दूंगी। इतना कहकर सुप्रिया जल्दी से कोमल के बाल प्रेस करती है, फिर उसकी सैंडल क्लीन करती है। तभी रेखा उसे जोर जोर से आवाज देने लगती है, भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? जल्दी आओ। सुप्रिया रेखा की आवाज सुनकर जल्दी से उसके पास हॉल में आती है, जहाँ रेखा गुस्से में बोलती है, भाभी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आपको पता है ना मुझे कॉलेज जाना है, फिर भी आपने नाश्ता नहीं बनाया, ना मेरा लंच पैक किया। आपको मालूम है ना मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी नहीं बनाया आपने। आपसे काम नहीं हो रहा तो आप बता दो ना। माफ कर देना रेखा, बस आप थोड़ी देर रुके, मैं जल्दी से आपके लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। रहने दीजिए आप, मुझे कुछ नहीं खाना और ना ही लेके जाना है। आप ही खा लेना मेरे हिस्से का नाश्ता। माँ होती तो कभी ऐसे नहीं जाने देती मुझे, लेकिन अब भाभी का राज है ना, क्या कर सकते हैं। इतना कहकर रेखा गुस्से में अपना बैग उठाकर वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद सुप्रिया खुद से बोलती है, हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? इन तीनों को बस अपना खाना, आना जाना, पहनना ओढ़ना यही दिखाई देता है। समझ नहीं आता कि अगर मैं इस घर में ना हूँ तो ये तीनों अपना काम कैसे करेंगी। ऐसे ही सोचने के बाद सुप्रिया अपने काम में लग जाती है। वक्त बीतता जाता है। तीनों बहनें मिलकर सुप्रिया से ही सारा काम करवाती थी, साथ ही बदले में उसे खूब खरी खोटी सुनाया करती थी। पर सुप्रिया कभी भी किसी बात का बिना बुरा माने अपने दिल से सारे काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। जैसे ही अनीता पहला निवाला तोड़कर खाती है, तभी वो गुस्से में बोलती है, भाभी, ये सब क्या बनाया है आपने? ये सब्जी, इसमें दुनिया भर का नमक है और इस खीर में तो मीठा ही नहीं है। ध्यान कहाँ रहता है आपका? हाँ, अनीता दीदी सही कह रही हैं। आजकल आप कोई काम ढंग से करती ही नहीं, ना खाना बनाना, ना कपड़े प्रेस करना और काफी कुछ। हाँ दीदी, इनकी वजह से मैं रोज कॉलेज देर से जाती हूँ। नाश्ता टाइम पे बनाती ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता ये सारा दिन करती क्या है, जो इनसे एक भी काम टाइम पर नहीं होता।
अरे दिन पर दिन आप कामचोर होती जा रही हैं। आप तीनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ख्याल रखूंगी कि आपको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। अच्छा है। क्यों, अगर हम परेशान हुए तो आपको भी परेशान कर देंगे, याद रखना। तुम दोनों मेरे साथ चलो, बाहर से कुछ खा पी लेते हैं। इस घटिया खाने से अच्छा तो वही होगा। तीनों बहनें भरी हुई खाने की थालियां छोड़कर टेबल से उठकर चली जाती है। ये देखकर सुप्रिया की आंखें नम हो जाती है। तभी शिव सुप्रिया से बोलता है। सुप्रिया मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमसे ये गलती क्यों और कैसे हुई है और इसकी वजह क्या है। और हाँ, अपनी तीनों बहनों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में किसी को भी जरा सी भी तकलीफ हो। बस इन तीनों को थोड़ा सा समझना होगा कि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ जो 10 लोगों का काम एक ही टाइम पर एक बार में कर दे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मुझे पता है कि मेरी बहनों को लाइन पर कैसे लाना है। अब बस मैं जैसा कहूँ वैसा करना। इतना कहकर शिव सुप्रिया को गले से लगा लेता है और अगले दिन घर पर एक नीलू नाम की नौकरानी को लेकर आता है, जिसे वो सभी से मिलवाते हुए बोलता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरी पत्नी जी, ये है हमारी नई नौकरानी नीलू। आज से घर का सारा काम यही करेगी। भाभी है तो घर में, फिर इसकी क्या जरूरत है हमें? अरे कैसी बात करती हो बहन, अब हम पति पत्नी को भी तो वक्त की जरूरत है। कब तक सुप्रिया घर के कामों में उलझी रहेगी? पर फिर भी ये फालतू के पैसे लेगी और 1000 बहाने बनाएगी काम ना करने के, वो अलग। हाँ बिल्कुल नहीं, हमें नौकरानी नहीं चाहिए। अब नौकरानी तो रखनी ही होगी, क्योंकि मुझे मेरी सुप्रिया के साथ जाना है मनाली। तब तक घर का काम नीलू ही करेगी। ओके, हमने सामान भी पैक कर लिया है, हम निकल रहे हैं। तुम सब अपना ख्याल रखना। शिव अपनी बात कहकर सुप्रिया के साथ सामान लेकर निकल जाता है। वहीं वो तीनों बहनें पूरा सा मुंह बना लेती है। सुप्रिया के जाने के बाद नीलू घर का काम करना शुरू कर देती है, पर वो तीनों उसे फिरकी की तरह घुमाती रहती थी। नीलू अनीता का काम करती तो उसे कोमल बुला लेती। जैसे ही वो कोमल का काम खत्म करती, रेखा उसे बुला लेती। ऐसे ही नीलू उन तीनों से परेशान होकर अपना काम छोड़कर चली जाती है। साथ ही जाते जाते तीनों को खूब खरी खोटी भी सुनाती है, जिसके चलते तीनों बहनें अपना अपना काम खुद करने लगती है, साथ ही घर भी संभालती है। इसी बीच तीनों को सुप्रिया की अहमियत भी समझ आती है, साथ ही अपनी गलतियों का एहसास होता है। कुछ दिनों बाद जब सुप्रिया और शिव वापस आते हैं, तो अनीता बोलती है, भाभी हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हम ये भूल ही गए थे कि आप भी हमारी तरह इंसान हो, कोई मशीन नहीं जो हर काम टाइम पर और एक साथ कर देगी। हाँ भाभी, इतने दिनों जब आप नहीं थी, हम तीनों ने घर संभाला और काम किया। तब हमें पता चला कि हम तीनों कितनी ज्यादा डिमांडिंग है। फिर भी आप कभी कुछ नहीं कहती थी और सारा काम चुपचाप किया करती थी। हाँ भाभी सॉरी, हम तीनों को मिलकर आपके साथ मदद करवानी चाहिए थी और हम आप पर ही बरस जाती थी। आपको पता है, वो नीलू भी हमें सुना कर गई थी। बुरा तो लगा था उसकी बातों का, शायद वो नहीं जाती तो हमें कभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। मैं खुश हूँ कि देर से ही सही कम से कम आप तीनों को ये बात तो समझ आ गई कि यदि कोई चुप रहकर हमारा कहा मानता है, हमारे सारे काम करता है, तो ये उसका बड़प्पन है, ना कि उस पर हमारा हक है। मैं आप तीनों से गुस्सा नहीं थी, बस आपको ये बात समझ आए इसलिए हमने ये सब कुछ किया। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा परिवार हमेशा एक साथ और खुश रहे। तो अब जब सबको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उसकी माफी भी मिल गई है, तो सबको खुशखबरी भी दे दी जाए। कैसी खुशखबरी? वो ये है कि आप तीनों बुआ बनने वाली हैं। ये खबर सुनकर तीनों बहनें खुशी से नाचने लगती है। सुप्रिया और शिव ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही आने वाले 9 महीने तक अनीता, कोमल और रेखा तीनों मिलकर सुप्रिया का खूब ख्याल रखती है। 9 महीने बाद सुप्रिया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। सब मिलकर नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं। उफ, क्यों होती है इतनी सर्दी? हे भगवान, ठंडा मौसम हो तो अच्छा लगता है, लेकिन इतनी भी ज्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए कि कोई काम करने का मन ही ना करे। काम नहीं करूँगी तो सासू माँ सुना सुना कर कानों से खून निकाल देंगी मेरे। कनिका की शादी क्षितिज से बड़ी ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद एक अच्छी बहू की तरह
कनिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, पर जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, कनिका के काम करने की स्पीड पर ब्रेक लग जाता है। ऐसे ही दिसंबर का महीना आता है। चारों तरफ कोहरा और ठंडी हवा बहने लगती है। कनिका अपने रूम की खिड़की को जरा सा खोलकर उसमें से अपनी उंगली को बाहर निकालती है और चिल्लाकर बोलती है, हाय हाय हाय, ठंडी ठंडी ठंडी, नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं जाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत ठंडा, आज तो नहाना तो बिल्कुल ही नहीं है मैंने। कनिका इतना बोलकर कंबल में दुपक कर बैठ जाती है। तभी वहाँ उसकी सास मेनका आती है और कनिका से बोलती है, बहू, तू क्या जच्चा की तरह कंबल में दुबक कर बैठी है? चल नीचे, काम करना है बहुत सारा। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझसे कोई काम नहीं होगा। अरे मैं सब जानती हूँ तेरे बहाने, एक नंबर की आलसी है तू। अब उठ जा और काम पे लग जा, समझ गई? माँ जी प्लीज। तू उठ रही है या ठंडा पानी गिरा दूं तेरे ऊपर और पंखा चला दूं? नहीं माँ जी, आ रही हूँ, आप चलिए। मेनका वहाँ से जाती है और कनिका आलस भरे मन से कंबल में से बाहर निकलती है और जल्दी से शॉल, टोपी, जुराब पहनकर एकदम बर्गर की तरह पैक हो जाती है और मेनका के पास जाती है। उसे ऐसा देखकर मेनका हंसते हुए बोलती है, अरे क्या बनी हुई है ये तू? सारी दिल्ली की सर्दी तुझे ही लग रही है क्या? माँ जी, आपको काम करवाना है मुझसे या नहीं? अरे काम का तेरे इस हुलिये से क्या लेना देना है? लेना देना बाद में देखा जाएगा। मुझे ठंड लगती है और ठंड में मुझे आलस आता है, इसीलिए मैंने इतनी सारी चीजें पहनी है ताकि मुझे ठंड ना लगे और मैं काम कर सकूं। अरे ठंड में तो तेरा दिमाग जम गया है। ये इतना तामझाम पहनकर कैसे काम करेगी तू? पगला गई है क्या? माँ जी, आपको मुझसे काम करवाना है ना, तो अपनी सलाह मत दीजिए अब मुझे। मेनका वहाँ से चली जाती है और कनिका खुद को और कपड़ों को संभालती हुई घर के कामों में लग जाती है। वो पूरा किचन साफ करती है और लास्ट में बर्तन धोने के लिए जैसे ही सिंक का टैप ऑन करती है, उसके नीचे हाथ रखते ही वो चिल्लाकर बोलती है, बचाओ बचाओ, मैं जम गई। कनिका की आवाज सुनकर मेनका भागी भागी रसोई में आती है और बोलती है, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है तू? माँ जी, ठंडा 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 पानी, मेरे हाथ बर्फ हो गए। पर बर्तन तो तूने एक नहीं धोया, सारे वैसे ही पड़े हैं। माँ जी, गर्म पानी से धो लूं बर्तन प्लीज, इतना तो रहम खा लो मुझ पे। हाँ हाँ ठीक है, धो ले और जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। मेनका वापस से अपने रूम में जाती है और कनिका गर्म पानी करके 200 की स्पीड में सारे बर्तन धो देती है और जल्दी से अपने कमरे में आकर रजाई में बैठ जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। बढ़ती ठंड के साथ साथ कनिका का आलस भी बढ़ रहा था। ऐसे ही एक दिन कनिका कंबल ओढ़े सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी वहाँ उसका पति क्षितिज आता है। इतना कहकर क्षितिज किचन में जाता है और जल्दी से 2 कप चाय बना कर लाता है और कनिका को देता है। दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मेनका आती है, जिसे देखकर दोनों शांत हो जाते हैं। ये सब देखकर वो बोलती है, क्या हो गया? मुझे देखकर तुम दोनों की बत्ती सी अंदर कैसे हो गई? हाँ कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही हंस रहे थे। तो तू अपना मुंह बंद रख, आलस की दुकान। क्षितिज, तू इसे कुछ समझाता क्यों नहीं है? इसे जरूरत से ज्यादा ही ठंड लगती है, सारा सारा दिन कंबल में बैठी रहती है। इतना आलस अच्छी बात नहीं होती है। कनिका, माँ ठीक कह रही हैं। इतना आलस करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। हमें खुद को एक्टिव रखना चाहिए ताकि चुस्ती फुर्ती बनी रहे। कनिका दोनों की बातें सुनकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम से बसर जाती है। ऐसे ही सबके समझाने पर भी कनिका अपना आलस छोड़ने को तैयार नहीं होती। पहले तो वो बस घर के कामों में ही आलस दिखाती थी, पर अब वो खुद की साफ सफाई में भी आलस दिखाने लगती है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है और ठंड के चलते वो नहाती नहीं है। वो बस डेली बाथरूम में जाती और गीले रुमाल से अपने मुंह को साफ करती और कभी कभी तो वो भी नहीं करती और ऐसे ही मेकअप करके रेडी हो जाती। एक दिन दोनों सास बहू धूप में बैठे मूंगफली खा रहे होते हैं। तभी मेनका बोलती है। मेनका की बात सुनकर कनिका जल्दी से अपने रूम में जाती है और बाथरूम में घुस जाती है। उसके बाद वो नहाकर बाहर निकलती है और खुद से बोलती है, राम राम राम, आज माँ जी की वजह से मुझे नहाना पड़ गया, लेकिन अब आने वाले 15 दिन तक नहाने की छुट्टी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है।
और कनिका का आलस बढ़ता ही जाता है, जिसके चलते वो नहाना, ब्रश करना सब कुछ छोड़ देती है और सारा दिन बस रजाई में पड़ी रहती है, जिसके चलते धीरे धीरे उसकी बॉडी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी बॉडी पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं, जिन पर बहुत ही ज्यादा खुजली होने लगती है। साथ ही उसके सर में भी खुजली होने लगती है, क्योंकि गंदगी की वजह से उसके सर में जुएं पड़ गई थी। साथ ही उसकी तबीयत भी अब खराब होने लगती है। उसको इस हाल में देखकर मेनका उसे सुनाते हुए बोलती है, अरे नालायक, तुझे कितना समझाया पर तू नहीं समझी। यह सब तेरे आलस की वजह से हो रहा है। कितना कहा तुझे, लेकिन तू अपने मन की ही करती है। देख कैसे सड़ रही है अब तू। अरे अभी भी वक्त है, अपने शरीर का ख्याल रख ले। हाँ कनिका, आज तुम जिस हाल में हो ये सब तुम्हारी खुद की गलती है। माना कि तुम्हें ठंड लगती है, काम करने का मन नहीं करता, पर ऐसे बैठे रहने से, खुद को साफ सुथरा ना रखने से क्या मिला तुम्हें? उल्टा तुम बीमार और पड़ गई। मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि आलस करना कितना ज्यादा हानिकारक है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं कभी आलस नहीं करूंगी और अपना बहुत ध्यान रखूंगी। क्षितिज और मेनका कनिका को माफ कर देते हैं, जिसके बाद सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बरसात, कनिका रहती हर मौसम साफ। इस तरह कनिका अपने आलस को हमेशा के लिए खुद से दूर कर देती है। रोशनी एक नई जमाने की सोच रखने वाली खूबसूरत लड़की थी, जो कि शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में उसकी माँ शोभा और पिता सुरेंद्र थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और इसी तरह एक दिन सुबह के समय उसकी माँ शोभा किचन में चाय बनाने के लिए दूध उबालती है। तभी अचानक उसकी नजर गैस पर उबल रहे दूध पर जाती है और वो बोलती है, हाय राम, ये क्या हो गया सुबह सुबह? मेरा दूध फट गया। ये क्या भला है? बोलो भला, अब मैं चाय कैसे बनाऊं? शोभा की आवाज सुनकर सुरेंद्र और रोशनी अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं और शोभा से बोलते हैं, अरे क्या हुआ भाग्यवान? बाकी औरतें सुबह सुबह किचन में सरस्वती की तरह कोई भजन वजन गाते हुए काम करती हैं, लेकिन तुम तो सुबह सुबह काली का रूप धरे बैठी हो। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अरे हाँ यार, माँ सुबह सुबह क्यों हल्ला मचा रही हो? कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। तुमने मेरी और पापा दोनों की नींद खराब कर दी। कौन सी आफत आ गई? तुम दोनों बाप बेटी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। अरे अपनी आंखें खोल कर देखो, पूरा 1.5 लीटर दूध फट गया। अब बताओ मैं कैसे चाय बनाऊं? बस ये बात थी, तुमने सुबह सुबह एक दूध के ऊपर पूरा आसमान सर पर उठा रखा है। रोशनी तू चुप कर और एक बात बता, तू बोल तो ऐसे रही है जैसे कि तेरी सुबह बिना चाय पिए हो जाती है। अरे सॉरी मेरी प्यारी माँ, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। बनिए की दुकान तो खुल गई है, आप मुझे पैसे दे दो, मैं अभी दूसरा पैकेट ले आती हूँ। इस तरह रोशनी पैसे लेकर बनिए की दुकान से दूध का पैकेट लेकर आती है, जिसके बाद उसकी माँ शोभा चाय बनाती है और तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीते हैं और रोशनी बोलती है, माँ इट्स अमेजिंग। आपको पता है आपके हाथों की ये चाय मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और बिल्कुल सही कहती हैं आप कि मेरा दिन चाय के बिना शुरू ही नहीं होता। अरे रोशनी, इससे भी अच्छी चाय तो हम पहले पीते थे। और रियली पापा, पर वो कैसे? क्योंकि बेटा ये पैकेट वाले दूध तो इस नए जमाने की चोचलेबाजी है। जब मैं तेरे उम्र का था ना, तो मेरे पिताजी हमें भैंस का दूध पिलाते थे। उसका स्वाद और उसकी चाय, आए हाय, आज भी उसका स्वाद याद आता है। क्यों भाग्यवान, तुमने भी तो पिया होगा? हाँ जी बिल्कुल रोशनी के पापा, लेकिन तब उसका दाम कम हुआ करता था। लेकिन आज के जमाने में भैंस के दूध की तो कीमत ही बढ़ गई है और फिर आजकल तो ये पैकेट का दूध ही मिलता है। खैर इस तरह वो तीनों दूध के ऊपर बातचीत करते हुए चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद शोभा किचन में खाने की तैयारियां करने लगती है और कुछ ही देर में खाना बन जाता है और शोभा रोशनी और उसके पिता सुरेंद्र को खाना डालती है। खाना खाकर रोशनी कॉलेज और सुरेंद्र अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इसी तरह वक्त बीतता है और शाम हो जाती है। सुरेंद्र शाम को जब ड्यूटी से घर आता है तो अपनी पत्नी को आवाज मारकर बोलता है, अरे भाग्यवान, आज थक गया हूँ ज्यादा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो जरा। माँ अब आप पापा के लिए चाय बना ही रही हैं, तो मेरे लिए भी एक कप बना देना। ठीक है बनाती हूँ, बस 5 मिनट।
इस तरह शोभा किचन में जाकर चाय बनाने लगती है कि तभी एक बार फिर से दूध फट जाता है और इस बार वो गुस्से में बोलती है। अरे ओ रोशनी, रोशनी, आज तो दूध कहाँ से लाई है? देख फिर से फट गया। क्या माँ, हमारी इस सोसाइटी में एक ही तो बनिए की शॉप है, हमेशा की तरह वहीं से लाई थी दूध। बेड़ा गर्क हो इस बनिए का, इस बार फिर से मेरा दूध फट गया। आज तो मैं इससे पूछ के ही आऊंगी, ये कितने दिन पुराना दूध दे रहा है हमें पिछले 2 दिनों से। शोभा गुस्से में ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन आकर उसे बोलती है। अरे अरे, क्या हुआ शोभा बहन, तुम बड़े गुस्से में लग रही हो, कहाँ जा रही थी? अरे पूछो मत, ये बनिया ना पिछले 2 दिनों से ना जाने कैसा दूध दे रहा है, जो फट जा रहा है। उसी की क्लास लगाने जा रही थी बस। अरे तुम चंदू दूध वाले से दूध क्यों नहीं लेती? इसी पैकेट वाले दूध के रेट में ही वो भैंस का दूध देकर जाता है। कहो तो कल मैं भेज दूँ उसे तुम्हारे यहाँ। हाँ, एक काम करो, कल तुम उसे भेज देना, मैं एक बार दूध लेकर देखूंगी, अच्छा लगा तो फिर परमानेंट उसी से दूध लूंगी। इस तरह उसकी पड़ोसन दूध वाले के बारे में बताकर वहाँ से चली जाती है और इसी तरह कुछ वक्त बीतने के बाद सुबह होती है और रोशनी के घर की डोरबेल बजती है और शोभा बोलती है। रोशनी, देख कौन है इतनी सुबह गेट पर। अपनी माँ की बात सुनकर रोशनी गेट खोलती है और चंदू दूध वाले को देखकर बोलती है। कौन हो भाई साहब तुम, और यहाँ किससे मिलने आए हो? जी वो आपके घर में आज दूध डिलीवर करने को बोला गया था, बर्तन लाइए। माँ देखो, कोई चंदू दूध वाला आया है। अपनी बेटी रोशनी की आवाज सुनकर वो जल्दी से आती है और बोलती है। अरे आओ आओ बेटा। जी आंटी जी, दूध लेने के लिए बर्तन ले आइए। अरे वो तो मैं भूल ही गई। रोशनी, जा किचन से फटाफट दूध का भगोना लेकर आ। रोशनी किचन से दूध के लिए बर्तन लेकर आती है और दूध लेने के लिए बर्तन आगे करती है और जैसे ही चंदू उसमें थोड़ा सा दूध डालता है तभी रोशनी का हाथ हिलने लगता है। ये देखकर चंदू रुक जाता है और बोलता है। अरे मैडम, जरा बर्तन को अच्छे से पकड़िए, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके हाथों से बर्तन छूट जाएगा। खाती पीती नहीं है क्या आप, जो आपके हाथ ऐसे बच्चों की तरह हिल रहे हैं? ओह मिस्टर, तुम अब ज्यादा बोल रहे हो, चुपचाप दूध दो और चलते बनो, समझे? और क्या नाम है तुम्हारा? चंदू दूध वाला। हाउ फनी। अरे मैडम, नाम से क्या होता है, मेरा असली नाम आरव है और चंदू तो लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं। जब से मैंने दूध बेचना शुरू किया है तब से, और ये नाम मुझे पसंद है, समझिए आप। चलिए अब मैं चलता हूँ। इस तरह चंदू दूध देकर वहाँ से चला जाता है और फिर शोभा उसे दूध लेकर किचन में जाकर चाय बनाती है और एक बार फिर से तीनों टेबल पर बैठकर चाय पीते हैं। जैसे ही रोशनी उस चाय की पहली घूंट अपने गले से नीचे उतारती है तो वो बोलती है। अरे वाह माँ, इस दूध की चाय तो सच में बहुत बढ़िया है, मैं तो इसकी फैन ही हो गई। इस तरह अगला दिन आता है और चंदू दूध वाला एक बार फिर से दूध लेके आता है और जैसे ही डोरबेल बजती है तभी फटाफट से रोशनी बर्तन लिए गेट पर आकर दरवाजा खोलती है और उसे देखकर चंदू बोलता है। क्या हुआ मैडम, एक ही दिन में चंदू दूध वाले के दूध को पीने से लगता है आप में ज्यादा फुर्ती आ गई है। चलिए बर्तन दीजिए। चंदू बर्तन में दूध डालता है कि तभी रोशनी उससे पूछती है। तुम शक्ल से दूध बेचने वाले तो नहीं लगते, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पढ़े लिखे हो, तो फिर ये काम क्यों करते हो? हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैडम ये मेरा बिजनेस है और मैं मेरे इस दूध के काम से बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम दूध ही क्यों बेचते हो? कोई अच्छी नौकरी भी तो कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता क्योंकि अपना बिजनेस किसी की चाकरी करने से ज्यादा अच्छा है। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, तुम दूध बिल्कुल प्योर बेचते हो, वफादार हो काम के प्रति। इस तरह कुछ मिनट बीत जाते हैं, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसी तरह रोज चंदू दूध देने आता और रोशनी जैसे उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी। इसी तरह एक दिन जब चंदू उसे भगोने में दूध डाल रहा था, रोशनी लगातार उसे देखे जा रही थी और उसका हाथ चंदू के हाथ पर पड़ जाता है और दोनों मानो एक दूसरे को देखने में खो जाते हैं। तभी चंदू अपना हाथ हटाता है और वहाँ से चला जाता है और जब रात होती है तो रोशनी अपने बिस्तर पर लेटी हुई उसके बारे में सोचने लगती है और बोलती है। रोशनी, ये क्या हो गया है तुझे? हर वक्त तू उस दूध वाले के बारे में सोचती रहती है, कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया उससे? एक काम करती हूँ, आंखें बंद करके देखती हूँ,
अगर मुझे वो दिखा तो। इतना बोलकर वो अपनी आंखें बंद करती है और उसे दूध वाला दिखता है, जिसके बाद वो बोलती है, हाँ, मैंने आंखें बंद करके भी उसी का चेहरा देखा। मतलब मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ। इसी तरह अगली सुबह होती है और चंदू दूध वाला दूध लेकर आता है। रोशनी एक लेटर पर अपने दिल की बात लिखकर और उसके नीचे अपना नंबर लिखकर चंदू को दे देती है। इस तरह चंदू भी उसे पसंद करने लगता है और उसके नंबर पर कॉल करता है और इस तरह दोनों एक दूसरे से कॉल पर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगता है और एक दिन रोशनी उसे बोलती है, यार चंदू, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें मिलना चाहिए? ऐसे फोन पर कब तक बातें करेंगे? हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। एक काम करो, हम कल मिलते हैं शाम को। इस तरह अगले दिन दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए अच्छे से रेडी होते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एक कपल पार्क में जा पहुंचते हैं, जहां रोशनी को देखकर चंदू बोलता है, वाओ यार, आज तो तुम कह ढा रही हो। तुम मुझसे मिलने आई हो या अपनी खूबसूरती से मेरी जान लेने? तुम भी कुछ कम थोड़ी लग रहे हो। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम दूध बेचते हो या दूध वाले हो। अच्छा सुनो ना, तुम ये दूध बेचने का काम छोड़ नहीं सकते और कोई और जॉब कर लो ना। मुझे तुम दूध सप्लाई करते हुए अच्छे नहीं लगते। अरे रोशनी, अब तो मैं दूध का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे इसी दूध के बेचने के कारण तो तुम मेरी जिंदगी में आई हो। हाँ, तुम जो चाहती हो कि मैं किसी के घर जाकर दूध की ना सप्लाई करूं, तो वो मैं करूंगा। लेकिन कैसे? बहुत जल्दी मैं मेरे इस दूध के बिजनेस को और आगे बढ़ाऊंगा और 4-5 लोगों को दूध सप्लाई करने के लिए रख लूंगा और मैं बस अपने दूध के फार्म में चेयर लगाकर बैठूंगा, जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? हाँ, ये आइडिया सुपर्ब है। आई लव यू। इस तरह चंदू दूध वाला और रोशनी एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार में होकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूध वाले से प्यार की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।